तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। 2022 में आई मूवी दृश्यम 2 को इसकी रेटिंग की बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी जल्द ही रिलीज हुई है तो रेटिंग में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर जिन्होंने सब्सक्राइब करो हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा। और तो मूवी के शुरुआत में हम डेविड नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि नशीला पदार्थ सप्लाई करने का काम करता था। वह एक सीनियर गुंडे को पैसों के बदले नशीला पदार्थ देते हुए कहता है क्या वह यह काम छोड़ रहा है क्योंकि वह अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता है। यह बात उस गुंडे को पसंद नहीं आती और वह पैसे दिए बिना ही जाने लगता है। पैसों के चक्कर में उनके बीच हाथापाई शुरू हो जाती है और गलती से डेविड द्वारा गोली उस गुंडे को लगती मारा जाता है। अभी वहां पर पुलिस आ जाती है तो डेविड उनसे बचने के लिए भाग निकलता है और एक जगह पहुंचकर देखता है कि कोई आदमी गड्ढा खोदकर कुछ काट रहा है। वह आदमी था बिजल गांव का है जो कि साहिल की लाश को पुलिस स्टेशन में गाड़ रहा था और यह सब डेविड देख लेता है। लेकिन उस समय उसे अपनी जान प्यारी थी तो वह पतली गली पकड़कर निकल जाता है। डेविड कर पहुंचकर अपनी फैमिली के साथ वहां से फरार होने की तैयारी करने लगता है और तभी वहां पुलिस आ जाती है और उसे पकड़कर लेकर चली जाती है। अब यहां से कहानी 7 साल आगे बढ़ती है और हम विजय को देखते हैं कि आप केबल टीवी बिजनेस के साथ साथ मूवी थिएटर का भी बिजनेस शुरू कर दिया था क्योंकि हमेशा से ही उसे फिल्में देखने का बहुत शौक। तुझे अपनी पत्नी नंदिनी और अपने 2 बेटियां अंजू और अनु के साथ ही खुशहाल जिंदगी जी रहा था और उसकी लाइफ एकदम अच्छे से कट रही थी। अब एक दिन हम देखते हैं कि पड़ोस में पति पत्नी का झगड़ा चल रहा होता है। इसे देखकर विजय की पत्नी नंदिनी को अच्छा नहीं लगता तो वह विजय के साथ उन्हें रोकने निकल पड़ती है। यह पता चलता है कि उनके पड़ोस में रहने वाली जूनी को उनका पति दारू पीकर रोज मारता है और कुछ काम धंधा करने के बजाय बस अपनी बीवी से दारू पीने का पैसा मांगता रहता है। विजय सैनी को सलाह देता है कि वह अपने पति की कंप्लेंट पुलिस में करते नहीं तो करो जैसे ही मारता रहेगा। भले ही को 7 साल हो चुके थे लेकिन अभी हर जगह लोग मुझे कुछ शक की निगाह से देखते थे और पीठ पीछे बातें बनाते रहते कि इसने ही उस लड़के का खून किया और कहीं काट दिया, यानी कि इतना समय इतने के बाद भेजा है तो आगे बढ़ गया था। लेकिन आसपास के लोग ऐसी बातें बनाकर उसके परिवार को वह हादसा भूलने नहीं देते थे। अब हम देखते हैं कि पीछे से मिलने के लिए शाम के पिता आते हैं क्योंकि विजय से विनती करते हैं किस टाइम की बॉडी कहाँ है वह बता दे ताकि वह उसका अंतिम संस्कार कर सकें। दरअसल स्वयं के माता पिता लंदन शिफ्ट हो गए थे लेकिन हर साल शाम के जन्मदिन पर वह भारत आकर उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा कराते थे और पिताजी भावनाओं में बहकर भेजा से मिलने आ गए थे। सुमित इंसान की बॉडी दे देगा और ब्रिजेश बारे में कुछ बोले बिना उन्हें दोबारा मिलने से भी मना कर देता है। अब हम देखते हैं कि भेजा मुराद अली नाम के राइटर से मिलता है जो कि फिल्मों को लिखने का काम करता था। विजय का हमेशा से एक सपना था कि वह इस फिल्म बनाए और उसके पास एक दमदार कहानी थी भी, इसलिए उसने मुराद से मिलकर उस कहानी को लिखने का सोच लिया था। कहानी पूरी हो चुकी थी लेकिन विजय को एंडिंग पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए वह पेन की नई एंडिंग लिखने के सिलसिले में उनसे मिलने आया था। विजय ने अपनी ज़मीन का एक हिस्सा बेचकर मूवी थिएटर शुरू किया था और वह ज़मीन जो भेजी थी वह चली और उसका दारूबाज पति रहता था। अभिषेक आदमी से मिलने जाता है जो कि कब्रिस्तान में काम करता था और उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी तो बजे उसके पैसों से बहुत मदद करता था और वह उसके ऊपर इतना मेहरबान क्यों था यह हमें बताया नहीं जाता। अब हम देखते हैं कि डेविड जो कि जेल के आता वह छोड़ जाता है और दीदा अपने परिवार से मिलने जाता है। डेविड के जाने के बाद उसकी पत्नी किसी तरह बदबूदार कर रहे थे और उसकी हालत देखकर डेविड ठान लेता है कि उसने ही सब खराब किया था तो वही सब सही करेगा। अब हम देखते हैं कि स्वयं के घर में उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा चल रही होती है। बस टाइम की मां को अभी भी शांति नहीं मिली थी और विजय के परिवार के प्रति अभी भी उनके अंदर गुस्सा ही भरा हुआ था और वह चाहती थी कि उसके परिवार को शाम को मारने के लिए सजा मिले। और बजे अपने मित्र से मिलने जाता है जो कि बिजली के बिल में काम करने वाला था और दोनों चढ़ाते हुए कपिल शर्मा रहे हो और उनकी आपस में काफ़ी अच्छे से बनती थी। उसका दोस्त उससे सवाल करता है कि क्या वह घर तुम्हारी फिल्म की कहानी चोरी हो जाए, पर भेजे कहता है कि मैंने किताब लिखकर अपनी कहानी का कॉपीराइट ले लिया है तो मेरी कहानी कोई नहीं चुरा सकता और तुम तो बनकर रहेगी। हम देखते हैं कि जाने और नंदिनी साथ में बैठे होते हैं। वजन अपना दुख नंदिनी को पता रही होती है। इसी बीच अंजू की शादी की बात चलती है तो जाने कहती है कि लोगों में यह बात पहले हुई है कि अंजू का टाइम के साथ चक्कर चल रहा था और इन दोनों को कुछ गलत हालत में देख लिया, इसलिए मैंने उस लड़के को मार डाला।
यह सारी बातें सुनकर नंदिनी को बहुत गुस्सा आ जाता है और उसे गुस्से में वह सभी चीज़ें बोलने लग जाती है जो उसे बोली नहीं चाहिए थी, और जब उसे ध्यान आता है तो तुरंत ही रुक जाती है। अब अगले दिन घर में पुलिस आ जाती है, जिसे देखकर पूरा परिवार खौफ में आ जाता है कि पुलिस क्यों आई है, और विजय घबराने के बजाय एकदम शांत होकर सभी को समझाता है कि कुछ हम एकदम नॉर्मल रहना है। अभी यहाँ पता चलता है कि पुलिस उनके लिए नहीं बल्कि जाने के लिए आई है, क्योंकि उसने अपने पति के खिलाफ कंप्लेंट कर दी थी। थोड़ा बहुत समझाने के बाद पुलिस वहाँ से चली जा, लेकिन अब जाने का पति विजय से और खुन्नस खा जाता है। 7 साल पहले वह हादसे के बाद से अंजू को हटाया गाना शुरू हो गए थे, जिससे कि उसे डर के मारे दौरे पड़ना शुरू हो जाते थे। तो आज पूरे घर में आता देख वोटर फिर से वापस आ गया था और से दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि डेविड चाय वाली दुकान के मालिक से कुछ काम पाने के लिए पूछता है। मालिक, भेजो से कांटेक्ट करने को कहकर कि वह तुम्हारी मदद कर पाएगा। अब यहाँ पर डेविड और विजय की मुलाकात होती है। पटेल कुछ समय बिल्कुल भी याद नहीं आता कि उसने उसको पहले भी कहीं देखा है। विजय अक्सर अपने दोस्त के साथ बैठकर बातचीत करते हुए मदिरापान करना पसंद करता था। वहीं नंदिनी अक्सर जाने के साथ बैठकर बातचीत किया करती थी और मैं भी काफ़ी बनने लगी थी। अब हम आईडी ऑफिसर तरुण को देखते हैं, जो कि आप स्वयं के मर्डर केस को हैंडल कर रहे थे, और वह सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर गायतोड़े को अपने पास बुला दो कि भाई था, जिसकी सारी बातें सही थी। यहाँ पर हमें देखने मिलता है कि स्वयं की मां मेरा देशमुख के कहने पर ही सब कुछ हो रहा है, और एक बहुत बड़ा राज खुलता है कि जैनी और उसका पति कोई आम नागरिक नहीं बल्कि पुलिस ऑफिसर हैं, और वह बस विजय के पड़ोसी बनकर रह रहे थे ताकि उनकी जासूसी करके जानकारी इकट्ठा कर सकें। इस सारा प्लान तरुण और मेरा का था, और उन्होंने भेजो कि घर में हर जगह रिकॉर्डिंग माइक लगवा दिए थे, ना कि उसके से जुड़ी कुछ भी बात हो तो उन्हें पता चल सके। वजन ही नंदिनी से बात करते वक्त सारी बातें रिकॉर्ड करती थी। उन्हें रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि विजन इंसान की बॉडी को कहीं और ज़्यादातर उन अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए पता लगाने लग जाता है कि आखिर वह कौन सी जगह है जहां बॉडी गाड़ी हुई है। अब पुलिस फिर से पूछताछ करना शुरू कर देती है, पर काफ़ी मशक्कत करने के बाद भी उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता। अब हम देखते हैं कि आईडी ऑफिसर सीधा पिज्जा के घर पहुंच जाता है, और तब घर में मौजूद सभी की धड़कन तेज हो जाती है, जो कि अचानक से एक आईडी ऑफिसर का घर आना मतलब कि मुझे दस्तक दे दी है। धर्म बड़े आराम से सभी से बातें करते हुए घुमा फिरा कर अपनी बात। अब तो जो कुछ शांति से जी रहे थे, आने वाले समय में कुछ शांति भंग होने वाली है। उस वक्त विजय घर पर नहीं था, पर जब घर आता है तो नंदिनी को पढ़ाते हुए उसे सब कुछ बताती है और पूछा कि तुमने उसकी बॉडी छुपाई कहाँ है, क्योंकि जब भी पता चलता है कि पुलिस कहीं खुदाई कर रही है तो हमारी सांसें अटक जाती हैं। नंदिनी की हालत देखकर काफ़ी सोचने के बाद बजे तक भी नहीं पिघलता है और उसे नहीं बताता कि बॉडी कहाँ है, क्योंकि किसी और को यह बात ना पता चलना ही उसके परिवार को सुरक्षित रख सकता था। अब हम देखते हैं कि आसपास के लोगों की बातचीत से देवी को खबर मिलती है कि विजय के ऊपर खून करने का कैसा रहा है। वह जाकर उसे याद आता है कि 7 साल पहले उसने भेजा को कुछ काटते हुए देखा था। शायद खून करने के बाद वह वहां लाश काट रहा था। पुलिस ने भेजा था, जुड़ी कोई भी जानकारी देने के लिए 5 लाख रुपए का इनाम रखा था, और उस वक्त डेविड को पैसों की ज़रूरत थी भी, इसलिए वह पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वह सच बताने के लिए जो सिर्फ उसने देखा था 5 लाख लेने के बजाय 25 लाख रुपए सेन की फैमिली से लेता है और बता देता है किस पुलिस स्टेशन में जहां आप खड़े हैं वहीं पर विजय ने बॉडी गाड़ी थी। यह सुनकर सभी लोग एकदम अचंभित हो जाते हैं कि अब तक यह बात दिमाग में क्यों नहीं आई, और किसी को यकीन ही नहीं होता कि ऐसा भी बुक कर सकता था। अब बिना किसी को भनक लगे पुलिस स्टेशन के अंदर खुदाई का काम चालू हो जाता है, और उधर भेजो को इधर उधर से खबर मिल जाती है कि पुलिस स्टेशन में खुदाई चल रही है। इतने सालों में अब जाकर उसके चेहरे पर घबराहट देखने को मिलती है, और वह तो कैमरे के जरिए पाकिस्तान की हरकत देखने में लग जाता है। वह देखता है किस टाइम की बॉडी, क्योंकि कंकाल बन चुकी थी तो उनके हाथ लग गई है, और अब सबूत के तौर पर टेस्ट करने के लिए ले जाया जा रहा। अब इतना सब होली के बाद तरुण कोर्ट की तरफ से परमिशन लेकर सवाल जवाब करने के लिए विजय के पूरे परिवार को हिरासत में ले लेता है। अरुण विजय के सामने उसके परिवार को टॉर्चर करना शुरू कर देता है ताकि विजय सब सच बोलते सब कुछ सह सकता था, पर अपने परिवार को इस तरह दुख में नहीं देख सकता था, इसलिए वह सारा सच बताने को तैयार हो जाता है। विजय कंटेस्ट करता है कि उसने ही स्वयं को मारा था और उसके परिवार किसमें कोई भी गलती नहीं है। यहाँ पर जो उस बात को मेंशन नहीं करता, किसान ने उसकी बेटी के साथ क्या किया था और उसे मारने की असली वजह भी नहीं बताता, बल्कि सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेता है। जो भी किया तब उस नहीं किया,
मुराद अली को जब टीवी के जरिए फीचर के बारे में पता चलता है तो वह सीधे तरुण और शाम की फैमिली से मिलने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि उसे कुछ पता था जो उनका जानना जरूरी। बताते हैं कि 2016 में मिले थे और उसने अपना नाम विजय सालगांवकर नहीं बल्कि बजे गोडबोले बताया था। उसके पास एक कहानी थी जिस पर वह फिल्म बनाना चाहता था, तो मैंने उसकी कहानी सुनी। वाकई में दमदार थी। उसने मुझे पैसे दिए और मैंने लिखना शुरू किया, और उसने एक शर्त रखी कि जब तक स्क्रिप्ट अच्छी तैयार नहीं हो जाती तब तक हम फिल्म बनाना शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि उसे सभी चीज़ें एकदम परफेक्ट चाहिए थी। कहानी कुछ ऐसी थी कि एक राम नाम का मिडिल क्लास आदमी है जिसका जतिन नाम का एक बेटा है जिससे वह बहुत प्यार करता है। एक रात या दिन अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाता है तो वह नशे में धुत एक लड़का उसकी महिला मित्र से पत्रकार करने लग जाता है। वह लड़का कोई आम लड़का उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। गुस्से में वह लड़का अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए जतिन का पीछा करता है और मैं तेरे हाथापाई शुरू हो जाती है और गलती से ज्ञात इनके यहाँ तो उस लड़के का खून हो जाता है। उसके पिता राम जब घर आते हैं तो देखते हैं कि उनका बेटा बधावा जी की हालत में लाश के पास बैठे रो रहा है। राम जानता था कि वह लड़का एक जाने माने बिल्डर का बेटा है, तो ग्रुप में कुछ नहीं किया तो जतिन की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। राम ने बहुत सोचा और फिर उसे याद आया कि उत्प्रेरक एक बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन में है। उसने उसके बेटे की बॉडी उसी बिल्डिंग में गाड़ भी। राम अच्छी तरह से जानता था कि एक ना एक दिन पुलिस बॉडी को ढूंढ लेगी, इसीलिए अपने परिवार को बचाने के लिए वह अपने खिलाफ सबूत इकट्ठा करने लगता है। और फिर इसके बाद फिल्म का क्लाइमैक्स है जिसमें कि राम पकड़ा जाता है और सारा इल्जाम अपने सर ले लेता है। हम दोनों इस फिल्म की एंडिंग से कोई नहीं थे, इसलिए फिल्म अभी तक बंद नहीं पाए और उसे डर था कि कहीं कहानी चोरी ना हो जाए, इसलिए उसने उस कहानी को किताब के रूप में पब्लिश करवा दिया। बाती पर है कि वह किताब विजय के नाम पर नहीं मेरे नाम पर छपी थी और उसका सारा प्रोसेस मेरे ही नाम पर हुआ था। उधर हम देखते हैं कि विजय को कोर्ट में पेश किया जाता है तो वह अपने दिए हुए कन्फेशन को नकारते हुए कहते हैं कि यह पुलिस द्वारा जबरदस्ती मुझसे बुलवाया गया है। विजय की वकील कोर्ट में दृश्यम नाम की किताब पेश करती है और कहती है कि पुलिस ने सारी कहानी इस किताब से चुराई है और भाई कहानी विजय से पूछ भाई। अभी तो यहाँ पर समझ आता है कि विजय कितना ज्यादा चालाक इंसान है कि वह इतने सालों से 2 अक्टूबर की रात एक बंदे ने विजय को बॉडी दफनाते हुए देखा था। तो हाँ, वही है डेविड। पुलिस ने अनाउंस कर दिया कि जो बंदा विजय या फिर बॉडी के बारे में कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस लेके आएगा उसको शायद 5 लाख का इनाम दिया जाएगा, प्राइज मनी। हालांकि मुझे कंफर्म याद नहीं है, बट आप कमेंट करके बता देना। ये सब पता चलते ही डेविड पहुंच जाता है पुलिस स्टेशन में, क्योंकि उसको पैसे की बहुत जरूरत थी। पर वह इतनी ज्यादा देश की थी कि हमने उसे खारिज कर दिया। अब कोर्ट में एक और बात सामने निकल कर आती है कि पुलिस स्टेशन में जो कंकाल मिला था वह स्वयं का है ही नहीं। मुराद अली फिल्म की इंडियन सुनाते हुए बताते हैं कि हीरो को पता था कि पुलिस को लास्ट कभी ना कभी तो मिल ही जाएगी, इसलिए उसने तब से ही अपनी तकदीर को बदलने का काम शुरू कर दिया। यह तन की कहानी तो है, बचपन की कहानी है, भाई विजय की सच्चाई भी है। उसे सिर्फ कहानी नहीं बल्कि पिज्जा की कहानी समझ आएगा। मुझे उसी दिन से एक ऐसी बॉडी की तलाश करने लगा जिसकी उम्र 17 साल हो और बिल्कुल शैन की कद काठी का हो। इसकी मौत सर पर चोट लगने की वजह से हुई हो। एक दिन उसकी तलाश खत्म हो जाती है क्योंकि उसे सेम वैसे ही बॉडी मिल जाती है, लेकिन उसके परिवार कब्रिस्तान में दफना दी गई थी। जो इंसान कब्रिस्तान की देखभाल करता था बजे उसे जाकर मिलता है और उसे दोस्ती करने की कोशिश करने लगता है, और यह वह इंसान था जिसे हमने पहले देखा था। विवेक उसकी कमजोरी का पता चल जाता है कि वह बहुत गरीब है, तो वह पैसे देकर उसकी हर तरह से मदद करने लग जाता है। विजय ने बॉडी को कंकाल बनने तक का इंतजार किया हो, तब तक उस आदमी का भरोसा जीता और सही वक्त आने पर उसने अपनी ज़रूरत आदमी को बता दी। विजय ने उस आदमी के लिए इतना सब किया था कि वह मना नहीं कर पाया और उस लड़के के कंकाल को निकालकर विजय को दे दिया। इसी बीच विजय ने यह भी पता लगा लिया कि अगर पुलिस को बॉडी मिल गई तो आगे की कार्रवाई क्या होगी। 2D मिलने के बाद पुलिस बॉडी को मेडिकल कॉलेज आएगी और मौत की जांच की जाएगी कि उसका जेंडर क्या है और वह कैसे मरा है। सभी जानकारी मिलने के बाद उसे DNA टेस्ट के लिए भेजा जाएगा भी चाहिए। पता कर लेता है कि उसके शहर में यह सभी चीज़ें कहाँ होती है और उसी जगह के वॉचमैन से दोस्ती कर लेता है, और यह वही इंसान था जिसके साथ बजे जाऊं लड़ाया करता था।
उसने उससे दोस्ती इसलिए की थी ताकि सही वक्त आने पर उसका इस्तेमाल कर सके। जो कंकाल मेडिकल कॉलेज में आ जाता है तो उसी दिन बजे पहुंचमैन वाले दोस्त से वहीं पर पार्टी करने को कहता है और खूब दारू पिलाकर उसे टल्ली कर देता है और उसके बाद वह शाम के कंकाल को उस लड़के के कंकाल से बदली कर देता है जो कब्रिस्तान से निकाल कर लाया था और पृथ्वी पर से पूरा पासा पलट जाता है। और टेस्ट में यह निकल के सामने आया कि वह कंकाल शाम का है ही नहीं जो कंस्ट्रक्शन पुलिस ने भेजे थे। यह साबित होता है कि उसे किताब की कहानी बुलाई गई है और जो इकलौता सबूत है यानी कि स्वयं की बॉडी, उससे भी यह कंफर्म नहीं हो पाया कि वह स्वयं की ही बॉडी है। यहाँ पर कोर्ट विजय को रिहा कर देती है और सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है। जो लोग थिएटर में मूवी देख रहे थे उनका भी भेजो। जब कोर्ट से बाहर निकल रहा होता है तो शाम के माता पिता बाहर ही खड़े होते हैं तो वह उनसे नजरे नहीं मिला। वह कितनी भी सफाई देते हैं पर वही जानता था कि उन पर क्या बीत रही होगी। अब हम देख शाम के कंकाल को ऐसे से जला देता है और फिर उसकी राखी अखियां बनाकर एचडी के साथ चांद छोड़ देती में लिखा था कि आपने जो मांगा था वह मैंने आपको दे दिया है, पर आपसे एक विनती है कि आप मेरे परिवार से दूर रहिएगा। अब हम देखते हैं कि शाम के माता पिता विधि के हिसाब से शाम को विसर्जित कर देते हैं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। संयम के पिता उसकी मां को समझाते हैं कि जो होना था हो गया, पर अब हमें रुकना होगा और जो हुआ उसे भूलना होगा। मेरा कोई भी जवाब नहीं दे, बस रोने लग जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि विजय दूर खड़े उन दोनों को देख रहा है, जिसका मतलब कि उनको लग रहा था कि वह विजय पर नज़र रख रहे हैं, पर असलियत तो यह थी कि विजय हमसे 2 कदम आगे और उन पर नज़र रखे हुए था। अब इनकी ज़िंदगी नॉर्मल हो जाती है और वह अपने परिवार के साथ दोबारा से खुशी खुशी रहने लग जाता है। विजय मन में बात करते हुए हमें बताता है कि हर इंसान की 3 तरह की दुनिया होती है। एक जो उसके अंदर है तो उसमें पूछो, उसके बाहर है, और तीसरी दुनिया बहुत जो इन दोनों के बीच वह अपने लिए बनाता है जो कि बिना बुद्धि नहीं सकता। मेरे लिए मेरी फैमिली ही वह दुनिया है। उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ, फिर चाहे कोई मुझे मतलबी कहे या खुद कर। और फिर गहराई से भरे इस दमदार डायलॉग के साथ मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इसका ऐसे ही आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।